नेक्स्ट है पेज नंबर 173। पेज नंबर 173 पे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आप लोगों ने सॉल्व करने होंगे अपनी नोटबुक पे। क्वेश्चन नंबर 10 है कन्वर्ट द आवर्स इनटू मिनट्स। 5 आवर्स आप लोगों को 5 आवर्स दिए हुए हैं, इनको आपने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए जी, आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं। अगर हमें ये पता होगा कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं तो हम किसी भी घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे हमारे पास कितने ही घंटे क्यों ना हों। तो हमें पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्लॉक दिखाई थी, तो उस क्लॉक में एक घंटे में 60 मिनट थे। 12 तक था ना, हमारी जो क्लॉक थी वो 12 तक थी और 5 12 are 60। तो हमारे पास जो 1 घंटा है उसमें 60 मिनट होते हैं, ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो अब हमें दिए गए हैं 5 आवर्स, यानी कि हमें बताना है कि 5 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं। अब 1 घंटे का तो हमें पता है कि उसमें 60 मिनट होते हैं, लेकिन 5 घंटों में कितने मिनट्स होते हैं ये बात हम लोगों ने कैसे फाइंड करनी है। आप लोगों ने 5 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 5 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारा ये जो आवर्स है ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे आवर्स लिखा था 5 के साथ, तो यहाँ पर अब हमने आवर्स की जगह पे मिनट लिख दिया है, क्योंकि हमने इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो अब ये मिनट में कन्वर्ट हो गया है। तो आप लोगों ने भी अपनी नोटबुक पर बिल्कुल इसी तरह से इन क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है। बस 2 ही स्टेप हैं इसके। पहले आपने इसको 5 मल्टीप्लाई 60 के साथ मिनट लिख देने हैं, और फिर रफ वर्क में आप लोगों ने 60 और 5 को मल्टीप्लाई कर देना है। 5 zeros are 0 और 5 6 are 30। तो हमारे पास कितने मिनट्स हो गए? 300 मिनट्स। अगर 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं तो 5 घंटे में हमारे पास 300 मिनट्स होते हैं। तो ये बात हम लोगों ने फाइंड कर ली है। इसके बाकी भी पार्ट्स हैं, ए से लेकर एफ तक। ए पार्ट तो सॉल्व हो गया है, बहुत इजी है। बाकी पार्ट भी आप लोगों ने इसी तरह से सॉल्व करने हैं। बस इन सारी वैल्यूज़ को आप लोगों ने 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 60 के साथ मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आपका मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड आउट हाउ मेनी मिनट्स इन। अब फिर जो हमारे पास क्वेश्चन है तो उसको भी हम लोगों ने मिनट्स में ही कन्वर्ट करना है, लेकिन पहले हमें सिर्फ आवर्स दिए गए थे। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए सिर्फ आवर्स दिए गए थे। अब नीचे वाले क्वेश्चन में हमें आवर्स और मिनट्स दोनों चीज़ें दी गई हैं। तो जो मिनट्स हैं वो तो ऑलरेडी मिनट्स हैं, लेकिन जो आवर्स हैं उनको हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो इसका भी बिल्कुल वही मेथड है कि 1 घंटे में अगर 60 मिनट होते हैं तो 4 घंटों में कितने होंगे, ये बात हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 को 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए रफ वर्क में 4 zeros are 0 और 4 6 are 24। तो 60 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 250 आया है। आप लोगों ने ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप इसको करना होगा। 4 और 60, पहले आप इसको लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 60, और को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे आप लोग। देखिए अब हो गए ना, और मिनट्स में कन्वर्ट हो गए। तो क्यों हो गए? क्योंकि हमने इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो बाकी के मिनट्स होंगे वो इसमें प्लस हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर तो इसके साथ कोई साइन नहीं था, लेकिन यहाँ हमने इसको इसमें प्लस करना है। तो प्लस लिख के बाकी के जो मिनट्स होंगे वो हम लोगों ने लिख देने हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे 20 मिनट्स थे तो हम लोगों ने यहाँ 20 मिनट्स लिख दिए। अब जब 4 को 60 के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 240 आ गया। 240 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स वैसे ही नीचे लिख लेंगे। अब हम 240 में 20 प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल मिनट्स आ जाएंगे। 240 में 20 प्लस करेंगे, 0 का 0 आ जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएंगे, और 2 का 2 वैसे ही आ जाएगा, तो 260। अब हमारे पास 260 मिनट्स। साथ आप लोगों ने ये लाजमी मेंशन करने हैं यूनिट्स, ठीक है। मिनट्स आप लोगों ने साथ लाजमी लिखने हैं। अब देखिए हमारे पास 4 घंटे और 20 मिनट्स, टोटल कितने मिनट्स हो गए? 260 मिनट्स हो गए। हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी हैं, इसके भी बाकी पार्ट एफ तक हैं, और आप लोगों ने सारे पार्ट्स इसी तरह से करने हैं। सबसे पहले आवर्स को आप लोगों ने मिनट्स में चेंज करने के लिए 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये जो बाकी के मिनट्स हैं इनको आपने उसमें जो आंसर आपके पास आएगा उसमें आप लोगों ने प्लस करते जाना है। और बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों ने ये दोनों क्वेश्चन अपनी नोटबुक पर सॉल्व कर लेने हैं। नेक्स्ट यूनिट नंबर 7 है ज्योमेट्री। इसके पेज नंबर 189 पे आप लोग देखें, आपको कुछ ये डायग्राम्स नज़र आ रही होंगी जिनको क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं, ठीक है। और ये डायग्राम्स में रीड कर देती हूँ और आपको समझा देती हूँ कि किस तरह से हैं। सबसे पहले देखें जी क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है। शेप्स विथ 4 साइड्स आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स, यानी कि ऐसी शेप
जिसकी 4 साइड्स हों क्वाड्रिलेटरल्स कहलाती हैं। अब नीचे हमारे पास देखें जितनी भी शेप्स हैं सब की 4-4 साइड हैं, तो इसलिए इन सारी शेप्स को क्वाड्रिलेटरल्स कहेंगे। लेकिन इसके बावजूद इनके अपने अपने एक नेम्स हैं, वो हम देखते हैं कि क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास शेप है ये वाली, और देखते हैं कि ये शेप क्या है। आई एम अ स्क्वायर, आई हैव 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। मैं एक स्क्वायर हूँ, मेरी 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स हैं। अब देखिए साइड्स क्या होती हैं और कॉर्नर्स क्या होते हैं। ये वाली जो चीज़ होती है ये साइड्स होती है। अब देखिए इसकी 4 हैं, 1 2 3 और ये 4, और ये वाली जो चीज़ होती है ये इसका कॉर्नर होती है। ये वाली चीज़ 1 2 3 और ये 4। अब देखें जी इसने सही बात की है कि ये स्क्वायर है और इसके 4 साइड्स हैं। ये वाली साइड इसकी 4 हैं और ये 4 ही इसके कॉर्नर्स हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि क्या है। ऑल माई साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड स्टैंड स्ट्रेट। ये अब कहता है कि मेरी जो तमाम साइड्स हैं वो इक्वल हैं और स्ट्रेट हैं। अब देखा जाए तो इसकी तमाम साइड्स इक्वल हैं। देखिए कि अगर जितनी लेंथ इस साइड की है उतनी ही लेंथ इस साइड की है। अगर आप इसको अपने स्केल के साथ मेजर करके देखें तो तब भी आपके पास इसकी सारी साइड्स की जो लेंथ होगी वो इक्वल आएगी। अगर आप वैसे नहीं करते तो वैसे देखने में भी नज़र आ रहा है कि इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, इसलिए इसको स्क्वायर कहते हैं, क्योंकि इसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, एक जैसी होती हैं। इसका आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी नोटबुक पर इसकी शेप बनानी है आप लोगों ने। इसके बाद आप लोगों ने लिखना है इसका नेम। इसका नेम आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका नेम क्या है, स्क्वायर, और साथ आपको पता होना चाहिए कि इसकी 4 साइड्स हैं और 4 ही कॉर्नर्स हैं। तो आप लोग इसको इस तरह से लिख लें कि इट इज़ अ स्क्वायर, इट हैज़ 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह नहीं लिखना कि आई एम और आई हैव, ठीक है। आपने स्क्वायर बना लेना है, अपनी नोटबुक पे अच्छे से इसको ड्रा करें और उसके बाद लिख लें कि इट इज़ अ स्क्वायर, इट हैज़ 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। अब नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं कि क्या है। I am a rectangle, I have 4 sides and 4 corners. My opposite sides are equal. I am stand straight like a square, but my length is different from my width. अब देखें ये भी स्क्वायर की तरह ही है, इसकी भी 4 साइड्स हैं ये वाली और 4 ही कॉर्नर्स हैं ये वाले, जैसे कि मैंने आपको स्क्वायर्स में बताए हैं। लेकिन इसको रेक्टेंगल कहते हैं। और रेक्टेंगल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो एक जैसी नहीं है। जैसे कि स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर थी, बिल्कुल इसी तरह से रेक्टेंगल्स की चारों साइड्स बराबर नहीं हैं, इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। ऑपोजिट साइड्स मतलब इसकी जो मुखालिफ जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं। जैसे कि अब ये वाली साइड जो है इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। एक दूसरे के सामने वाली जो साइड्स हैं वो आपस में बराबर हैं, लेकिन चारों साइड्स एक दूसरे के बराबर नहीं हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। इसका भी आप लोगों ने इसी तरह से इसका नाम, इसकी आपने डायग्राम पहले बना लेनी है अपनी नोटबुक पे। उसके बाद आपने इसका नेम लिखना है जो कि क्या है, रेक्टेंगल। इसके बाद आपने बताना है कि इसकी 4 साइड्स हैं और 4 कॉर्नर्स हैं। इसी तरह से जैसे मैंने पहले आपको बताया, आपने आई एम यूज़ नहीं करना, ना ही आई हैव यूज़ करना है। आप लोगों ने लिखना है कि इट इज़ अ रेक्टेंगल, इट हैज़ 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। बस इतना सा आप लोगों ने लिखना है और साथ याद भी करना है। अब नेक्स्ट डायग्राम देखें, हमारे पास कुछ इस तरह की है और देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। I am a rhombus. Perhaps you have seen me in a pack of cards. There I am called a diamond. I have 4 sides and 4 corners. All my sides are equal. अब देखिए जी, ये जो है ये क्या है, रोम्बस है। इसको डायमंड शेप भी कहा जाता है क्योंकि ये कुछ डायमंड की तरह मिलती जुलती है। अब इसका कहना है कि इसकी जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल हैं। इसकी भी देखें चारों साइड्स हैं, 1 2 3 और 4, और इसी तरह से इसके कॉर्नर भी 4 हैं, 1 2 3 और 4। 4 ही साइड्स हैं, 4 ही कॉर्नर्स हैं, और चारों साइड्स और चारों कॉर्नर्स, इसकी जो चारों साइड्स हैं वो आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। यानी कि जितनी लेंथ इसकी है इतनी ही इसकी भी है, जितनी इसकी है इतनी ही इसकी भी है, ठीक है। लेकिन इसको क्या कहेंगे हम लोग, रम्बस कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह से आपने भी इसकी डायग्राम बना लेनी है और यहाँ पर आप लोगों ने लिख लेना है कि इट इज़ अ रोम्बस, ठीक है। आई एम यूज़ नहीं करना, और साथ इसके भी ये बताना आप लोगों ने कि इट हैज़ 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। साथ ये भी अगर आप बता दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ऑल माई साइड्स, ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल। या माई की जगह आप लोगों ने लिख लेना है इट्स।
ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ शेप है इस तरह की, देखते हैं कि ये क्या है। आई एम अ पैरेललोग्राम, आई हैव 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। अच्छा जी, कॉर्नर्स को वर्टिसेस भी कहते हैं, ठीक है। बट अनलाइक स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स आई लाइक टू लीन। अब देखें जिस तरह से ये स्क्वायर और रेक्टेंगल कुछ खड़े खड़े में आए हुए थे, देखें खड़े खड़े में कुछ ये, जैसे कि उन्होंने लिखा हुआ था कि स्टैंड स्ट्रेट, स्टैंड स्ट्रेट मतलब ये सीधे खड़े में। बिल्कुल इसी तरह से ये जो पैरेललोग्राम है वो आप देख सकते हैं कि इनकी तरह सीधी खड़ी भी नहीं है, कुछ लीन है। लीन मतलब थोड़ी लेटी भी है, ठीक है। इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है जैसे कि आपको दिखाई जा रही है। इसको पैरेललोग्राम कहते हैं और इसकी भी 4 साइड्स हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। और बिल्कुल इसी तरह से इसके 4 कॉर्नर भी हैं, ये और ये। इनको हम कॉर्नर्स भी कहते हैं और वर्टिसेस भी कहते हैं, ठीक है। तो आपने इसकी भी शेप बना लेनी है और साथ में इसका लिख लेना है कि इट इज़ अ पैरेललोग्राम, इट हैज़ 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स, ठीक है। नेक्स्ट शेप हमारी है कुछ इस तरह की, देखते हैं कि ये क्या है। आई एम श्योर यू नो मी, आई एम अ काइट, आई हैव 4 साइड एंड 4 कॉर्नर्स, कैन यू सी हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम अ रोम्बस। अच्छा जी, इसका कहना है कि मुझे यकीन है कि आप लोग मुझे जानते होंगे। ये बात तो इसने सही कही है क्योंकि आप लोग इसे जानते होंगे। ये काइट है, पतंग। पतंग तो हर बच्चे को पता है कि कैसी होती है। इसको काइट कहते हैं जी। और इसकी भी इसी तरह से 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4, और इसके कॉर्नर्स जो वर्टिसेस हैं वो भी 4 हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। लेकिन इसका एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, कैन यू सी हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम अ रोम्बस। क्या आप देख सकते हैं कि मैं रोम्बस से किस तरह डिफरेंट हूँ। रोम्बस कौन सी शेप थी, ये वाली। अब देखिए रोम्बस और काइट जो है वो तकरीबन सेम है, इनमें सिर्फ एक ही छोटा सा डिफरेंस है। क्या आप लोगों को नज़र आ रहा है कि इसमें क्या डिफरेंट है? यकीनन आप लोग देख सकते होंगे कि इसमें क्या मुख्तलिफ है, लेकिन चले मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें जो डिफरेंट है वो क्या है। देखिए रोम्बस की जो चारों साइड्स थी वो बराबर थी, लेकिन जो काइट है उसकी चारों साइड्स बराबर नहीं है। उसकी ये वाली 2 साइड्स बराबर हैं और ये वाली 2 साइड्स बराबर हैं। जैसे रेक्टेंगल में ये वाली 2 साइड्स बराबर थी और ये वाली 2 साइड्स बराबर थी, लेकिन ये आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं थी। बिल्कुल इसी तरह से इसकी ये वाली 2 साइड्स एक जैसी हैं और ये वाली 2 साइड्स एक जैसी हैं, लेकिन ये चारों साइड्स एक जैसी नहीं है। बस यही डिफरेंट है काइट में और रोम्बस में। तो आपने इसकी भी ऐसे ही डायग्राम बना लेनी है और साथ इसके बता देना है कि इट इज़ अ काइट, इट हैज़ 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 190। पेज नंबर 190 पे हम पढ़ेंगे पॉलीगॉन्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े थे जिनकी 4 साइड्स होती हैं, इसलिए उनको क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पॉलीगॉन्स क्या होता है। ऑल दीज फिगर्स बिलोंग टू द फैमिली ऑफ पॉलीगॉन्स। पॉली मीन्स मैनी। अब देखिए यहाँ पर जितनी भी ये फिगर्स दी गई हैं ये सारी पॉलीगॉन्स की फैमिली से बिलोंग करती हैं, यानी कि इन सबको पॉलीगॉन्स ही कहा जाता है। पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी इनकी 4 से ज़्यादा साइड्स हैं, 5 6 7 8, ठीक है। अब इसके देख लें, इसकी 5 साइड्स हैं, इसकी 6 साइड्स हैं और इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड्स हैं। तो अब देखें इनकी मेनी साइड्स हैं, यानी बहुत सारी साइड्स हैं, इसलिए इन सबको पॉलीगॉन्स कहा जाता है और ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो देखते हैं कि पहली डायग्राम क्या है। काउंट माई साइड्स, येस आई हैव 5 साइड्स, that is how I got many name. Pentagon, penta is the Greek word for 5. How many corners do I have? अब देखें जी, ये जो डायग्राम दी गई है इस डायग्राम में हम देखें तो हमारे पास 5 साइड्स हैं। मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो चीज़ होती है ये किसी भी डायग्राम्स की साइड्स होती हैं। तो इसकी क्या है 1 2 3 4 और ये इसकी 5 साइड्स हैं। और इसने पूछा है कि मेरे कॉर्नर्स कितने हैं। ये लास्ट लाइन में इसने पूछा है कि हाउ मेनी कॉर्नर्स डू आई हैव। तो मैंने आपको बताया था कि कॉर्नर्स क्या होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इसके कॉर्नर्स काउंट कर लेते हैं, जो कि ये हैं 1 2 3 4 और ये 5। तो ठीक है जी, इसके 5 कॉर्नर्स हैं। इसके अलावा इसने क्या बताया अपने बारे में, इसने बताया है कि मैं पेंटागन हूँ। और पेंटा का मतलब, पेंटा जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है 5।
मतलब पेंटा को 5 के वर्ड के लिए यूज़ किया जाता है और ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों ने वैसे ही लिख लेना है जैसे मैंने आपको पिछले डायग्राम्स के बारे में बताया है। सबसे पहले आपने अपनी नोटबुक पे डायग्राम्स बनानी है, उसके बाद आप लोगों ने इसका नेम बताना है। आप लोगों ने लिखना है कि इट इज़ अ पेंटागन, और साथ आप लोगों ने ये लाइन भी मेंशन करनी है कि पेंटा इज़ द ग्रीक वर्ड फॉर 5, और साथ आप लोगों ने बता देना है कि इट्स हैव 5 साइड्स एंड 5 कॉर्नर्स, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं, कुछ इस तरह की है। I have more sides than a pentagon. I am a hexagon. Hex is the Greek word for 6. I have 6 sides and 6 corners. इसका कहना यह है कि मेरी जो साइड्स हैं वो पेंटागोन से ज़्यादा हैं, क्योंकि I am a hexagon में हेक्सागोन हूँ, और हेक्स इज़ द ग्रीक वर्ड। जैसे कि पेंटा ग्रीक वर्ड था, बिल्कुल वैसे ही हेक्स भी ग्रीक वर्ड है। पेंटा को 5 के लिए यूज़ करते हैं और हेक्सा को 6 के लिए यूज़ करते हैं। इसकी 6 साइड्स और 6 कॉर्नर्स हैं। देखिए जी, काउंट कर लेते हैं कि क्या इसने सही कहा है अपने बारे में। 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है जी। 6 साइड्स हैं इसकी और 6 ही इसके कॉर्नर्स हैं। 1 2 3 4 5 और 6। जी बिल्कुल ठीक कहा है इसने अपने बारे में कि इसकी 6 साइड्स और 6 कॉर्नर्स हैं, जो कि हम लोगों ने देख लिए हैं। इसके अलावा इसका नेम हमें पता है क्या है जी, हेक्सागोन। आपने ऐसे ही लिख लेना है, इसकी डायग्राम बनानी है, साथ बताना है कि इट इज़ अ हेक्सागोन। और जिस तरह आपने पेंटा में ये लाइन ऐड की थी, बिल्कुल इसमें इस तरह से हेक्सा की भी लाइन आप लोग ऐड कर लेंगे कि हेक्स इज़ द ग्रीक वर्ड फॉर 6, और साथ ये बता देना है कि इट हैज़ 6 साइड्स एंड 6 कॉर्नर्स। ओके, नेक्स्ट डायग्राम कुछ इस तरह की है। देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। आई हैव इवन मोर साइड्स देन अ हेक्सागोन। इसका कहना है कि इसकी हेक्सागोन से ज़्यादा साइड्स हैं। आई एम एन ऑक्टागोन, मैं ऑक्टागोन हूँ। ऑक्टा इज़ द ग्रीक वर्ड फॉर 8। ऑक्टा भी ग्रीक वर्ड है जो कि 8 के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई हैव 8 साइड्स एंड 8 कॉर्नर्स। तो देखते हैं कि इसकी कितनी साइड्स और कितनी कॉर्नर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। बिल्कुल ठीक जी, इसने अपने बारे में बताया है कि इसकी 8 साइड्स हैं, तो हम लोगों ने चेक कर लिया है, इसकी 8 ही साइड्स हैं। और कॉर्नर्स अगर देखें इसके तो वो भी यकीनन 8 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, 8 ही कॉर्नर्स हैं इसके। और इसके अपने बारे में जो बताया है वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसने ये कहा है कि इसकी साइड्स हेक्सागोन से ज़्यादा हैं, तो बिल्कुल देखा जाए तो इसकी साइड्स हेक्सागोन से ज़्यादा हैं, क्योंकि हेक्सागोन में 6 साइड्स थी और ये क्यों, और इसमें 8 साइड्स हैं क्योंकि ये ऑक्टागोन है। तो इसके बारे में भी आपने बिल्कुल ऐसे ही बताना है कि इट इज़ एन ऑक्टागोन। ये वाली लाइन भी आपने ऐड करनी है। ऑक्टा इज़ अ ग्रीक वर्ड फॉर 8 एंड इट हैज़ 8 साइड्स एंड 8 कॉर्नर्स।